आज की जो कक्षा है उस आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे कि भारतीय दंड संहिता और टॉर्ट अपराध जो विधि है और जो अपकृत्य विधि है उसमें कौन कौन से ऑफेंस ऐसे हैं जो कॉमन हैं और उनमें किस प्रकार की जो रेमेडी है वो हमें प्रदान की जाती है। जहाँ तक हम भारतीय दंड संहिता पढ़ते हैं वहाँ लॉर्ड कोक का जो सिद्धांत उन्होंने दिया था कि एक्टस नॉन फेसिट्रियम निसीमेंस सिट्रिया, यानी एक्टस रियस और मेंस रिया दोनों जब एक साथ हों तो ही अपराध का सृजन होता है। यदि एक्टस रियस है यानी विधि के द्वारा जो प्रतिसिद्ध कार्य है वह है और मेंस रिया अर्थात मानसिक आशय नहीं है तो ऐसी स्थिति में अपराध का सृजन नहीं होगा। लेकिन इसके विपरीत हम टॉर्ट में जाते हैं, वहाँ आपराधिक मनस्थिति पर अधिक ध्यान नहीं दिया जाता। वहाँ केवल यह देखा जाता है कि कोई कार्य किया गया है तो क्या वह कार्य विधि के प्रतिकूल था। एडवर्स ऑफ नेचर अगर कोई कार्य हमने किया है तो वह टॉर्ट के अंतर्गत दंडनीय होगा। दूसरा है महत्वपूर्ण जो अंतर भारतीय दंड संहिता में और टॉर्ट में अर्थात अपकृत्य विधि में है वह है भारतीय दंड संहिता एक मौलिक विधि है, अर्थात अपराध का निर्माण करती है, अपराध का संरचन करती है, कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑफेंस करती है, जबकि लॉ ऑफ टॉर्ट कोई सबस्टेंशियल लॉ की श्रेणी में नहीं आती, अर्थात मौलिक विधि की श्रेणी में नहीं आती। तीसरा जो मुख्य अंतर है वो है भारतीय दंड संहिता को हम कोडिफाइड लॉ कह सकते हैं, अर्थात यह संहिताबद्ध विधि है। इसमें जो इसके सिरे हैं 1, 2, 3, 4, 5 उनको जिन संख्यांकों को जिन टाइटल्स के नाम से पुकारा जाता है उसे हम धारा कहते हैं, जो सेक्शन 51 में आईपीसी में डिफाइन कर रखा है। लेकिन टॉर्ट में किसी प्रकार कोई भी सेक्शन हम नहीं पढ़ते, अर्थात टॉर्ट कोडिफाइड लॉ नहीं होकर के अनकोडिफाइड लॉ है। चौथा अंतर है आईपीसी में दंड जुर्माना हो सकता है, शारीरिक दंड भी हो सकता है, कठोरतम साधारण, लेकिन टॉर्ट में जो जुर्माने की राशि है वह अनलिक्विडेड है। अनलिक्विडेड डैमेज यहाँ हम टॉर्ट में मिलता है, अर्थात अपरिनिर्धारित क्षतिपूर्ति। तो क्राइम में पनिशमेंट देने का प्रावधान है जबकि टॉर्ट में डैमेज क्षतिपूर्ति देने का प्रावधान है। और जो अपकृत्य होता है वो इन रैम होता है, जबकि क्राइम होता है वो इन पर्सोनम होता है, अर्थात व्यक्तिगत होता है और यह सभी के लिए होता है। इस प्रकार से टॉर्ट को और क्राइम को हम कुछ दोनों में डिफरेंस जो है वो बताते हैं। अब बात आती है कि कौन से ऑफेंस, कुछ ऑफेंस बताऊंगा मैं आपको जो टॉर्ट में भी दिए गए हैं और जो क्राइम में भी दिए गए हैं। सबसे पहला हम पढ़ते हैं मानहानि। तो मानहानि को हम टॉर्ट में भी पढ़ते हैं, मानहानि को हम क्राइम में भी पढ़ते हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है? डिफरेंस यही है कि टॉर्ट के अंतर्गत जो मानहानि होती है
वह जीवित व्यक्ति की मानहानि होती है। मृतक व्यक्ति की मानहानि टॉर्ट के अंतर्गत नहीं होती। जबकि जब क्राइम की बात करें, आईपीसी की बात करें, तो मृतक व्यक्ति के संदर्भ में लगाया गया लांछन मानहानि की कोटि में आ सकेगा। कब? यदि वह जीवित अवस्था में व्यक्ति होता तो उसकी ख्याति को, उसकी फैमेशन को किसी प्रकार का लॉस यानी किसी प्रकार का उसको क्षति कारित करता। जहाँ तक मानहानि के जो और एलिमेंट्स हैं वो टॉर्ट में ज़्यादा विस्तृत रूप से नहीं बताए गए हैं, लेकिन क्राइम में उसको जो कि है 10 उसमें स्पष्टीकरण दे रखे हैं और अपवादों की श्रेणी में उसको रखा गया है कि इन मामलों में अगर कोई मामला आता है तो वह अपहानि की श्रेणी में नहीं होगा और किसी प्रकार की ख्याति को कोई नुकसान कारक नहीं करेगा और उसको मानहानि नहीं माना जाएगा। अब दूसरा ऑफेंस पढ़ते हैं हम, नेग्लिजेंस, उपेक्षा। तो भारतीय दंड संहिता में उपेक्षा को मैंसरिया में अंदर लिया गया है और उपेक्षा का मतलब होता है ऐसा कार्य जो सावधानी पूर्वक नहीं किया गया हो। सावधानी के अभाव में जो कार्य किया जाता है और इसमें वो उपेक्षा पूर्वक किया गया कार्य माना जाएगा। तो भारतीय दंड संहिता में कुछ सेक्शंस आपको बताता हूँ, मेजर सेक्शन। जैसे सेक्शन सबसे पहले हम पढ़ेंगे 279। 279 में है उतावलेपन से रोड पर, सड़क पर वाहनों का राजकीय जो मार्ग हैं उन पर चलाना। 304A में है उपेक्षा के द्वारा कारित मृत्यु। तो यहाँ पर उपेक्षा को हम बताते हैं। जबकि जहाँ टॉर्ट की बात करें तो टॉर्ट में है नेग्लिजेंस में साधारण उपेक्षा और दूसरा होता है कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस यानी योगदायी उपेक्षा। उपेक्षा के मामले में अगर टॉर्ट में केस लॉ की बात करें तो उसमें केस लॉ आता है घोंघे का मामला, जिसमें शराब की बोतल में घोंघा अंदर निकला था और उसको उपेक्षा का जो मामला है वो माना गया था। तो इस प्रकार से ये उपेक्षा भी टॉर्ट में भी आती है और क्राइम में भी उपेक्षा को दिखाया गया है। और उस केस का नाम था डोनोगी वर्सेस स्टीवेंसन। एक ऑस्ट्रेलियन नीटिंग मिल्स का भी मामला है, ये भी उपेक्षा के अंतर्गत इसको रखा था। अब एक ऑफेंस और इसमें बताता हूँ आपको, न्यूसेंस। तो न्यूसेंस आईपीसी 268 में डिफाइन किया गया है, 290 में उसको पनिशमेंट उसको दिया गया है। टाइप्स ऑफ न्यूसेंस 269 से लेकर के आगे तक हैं। वर्तमान में कोरोना समस्या हमारी चल रही है तो कोरोना के अंतर्गत भी सेक्शन 269 लागू होता है, क्योंकि किसी संक्रामक रोग को फैलाना, ऐसा रोग फैलाना जो संक्रामक हो, वो भी एक अपराध है और वो भारतीय दंड संहिता की धारा 269 के अंतर्गत कवर होता है। तो वर्तमान में जैसे हम अपनी जांच कराते हैं और उसमें कोरोना पॉजिटिव पाए जाते हैं और हम सामने वाले व्यक्ति को उसके बारे में नहीं बताते हैं या प्रशासन को नहीं बताते हैं और हम अपने संपर्क से कई लोगों को ऐसी व्याधि से ग्रसित करवा देते हैं, तो इस कार्य के लिए हमें 269 आईपीसी में दंडनीय किया जाएगा। 6 महीने के अंतर्गत उसमें सजा का जो प्रावधान इसके अंतर्गत किया गया है। इसके अलावा उसमें और भी आपदा अधिनियम है और अन्य अधिनियम तो सब स्पेशल लॉ के अंतर्गत आएंगे, लेकिन जनरल लॉ में आईपीसी के अंतर्गत भी हम पर कार्रवाई हो सकती है। तो इस प्रकार से आज हमने कुछ बेसिक्स पढ़े थे जो क्रिमिनल लॉ में हैं और जो टॉर्ट के अंतर्गत जो कि डिफाइन किए गए हैं। आगे की हमारी जो कक्षा होगी वो कंटिन्यू वही 178 से लेकर के और 190 तक मैं वो जो लोक सेवकों के विधिपूर्ण प्राधिकार के अवमान के संबंध में है उनको आगे आपको डिस्कस करूँगा। तो आज की कक्षा के लिए इतना ही। थैंक यू।